सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। बैक टू बैक 2 एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। हो सकता मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्टीरियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड, 2 एपिसोड फ्री में, 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। शिवम चौंक पड़ा। क्या लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट और वे 9 लाइफ सोल हॉल्स अब भी मौजूद हैं? क्या ये संभव था? क्या हेवन पैलेस ने उन्हें नष्ट नहीं किया? राकेश बोला, पक्का नहीं कह सकता, शायद उनकी केवल रूइंस बची हों। संभव है कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट के सभी मास्टर्स गिर चुके हों, लेकिन महल और खजाने शायद अब भी तैर रहे हों। शिवम ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये तार्किक था। हेवन पैलेस लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट को कैसे अस्तित्व में रहने देता, पर अगर कभी नष्ट किया भी तो अवशेष ब्रह्मांड में बिखरे रह सकते थे। और अगर वास्तव में वे 9 लाइफ सोल हॉल्स अब भी मौजूद हैं, तो वह तो एक स्वर्गीय अवसर होगा। क्योंकि अगर हेवन पैलेस के नियंत्रण में होते तो वे ब्रह्मांड में खुले न घूम रहे होते। शिवम ने पूछा, तो क्या तुम्हें पता है कि लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट या लाइफ सोल हॉल्स कहाँ हैं? राकेश का उत्तर छोटा और निराशाजनक था, नहीं। शिवम ने लंबी सांस ली और फ्रैगमेंट को वापस रख लिया। वो उस स्थान से उड़ गया आगे की तैयारी में। कुछ दिनों बाद वह एक अत्यंत दूरस्थ ग्रह पर पहुंचा, जहां रूपाली से उसकी मुलाकात तय थी। अधिक समय नहीं बीता कि रूपाली आ भी गई, मानो किसी चित्र से निकलकर आती कोई दिव्य परी। तो सफल हुए? वो मुस्कुराकर बोली। वास्तव में शिवम को यहाँ देखकर ही उसे पता चल गया कि उनका जाल सफल हुआ है। शिवम ने सिर हिलाया। निर्मल का लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट अब मेरे फ्रैगमेंट में मिल चुका है। अगला फ्रैगमेंट जो मिलेगा वह तुम्हारा होगा। कोई दिक्कत नहीं, रूपाली मुस्कुराई, फिर उत्सुकता से पूछने लगी, क्या निर्मल वाले फ्रैगमेंट से लाइफ सोल हेवनली कॉर्ट से जुड़ी कोई जानकारी मिली? बहुत कम। शिवम ने सारी बात बता दी जो राकेश ने कहा था। रूपाली भी निराश हुई। फिर उसने कहा, अब अगला लक्ष्य है ब्लड डेमन क्लैन का उदय। शिवम ने पूछा, तो अब बताओ हम उसे कैसे पकड़ेंगे? क्या ब्यूटी ट्रैप फिर से काम आएगा? रूपाली ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, उदय पर यह तरीका कभी काम नहीं करेगा। यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। वह कल्टिवेटर है, उसकी महिलाओं में रुचि बहुत कम है, और यह व्यक्ति अत्यंत ताकतवर है। भले ही वह केवल क्वाजी एम्परर हो, लेकिन टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स में उसकी रैंक 11 है। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। 9 सिल्कवर्म्स से लड़कर वह जान चुका था कि टॉप 50 कितना भयावह स्तर होता है, और उदय तो 11वें स्थान पर था, अर्थात वह क्वाजी एम्परर स्तर के सबसे भयावह दानवों में से एक था। वह ज्यादातर टॉप 10 रेसेस के एलीट क्वाजी एम्परर्स को भी हरा चुका था। यही कारण था कि रूपाली अकेले उस पर हाथ नहीं डाल सकी थी। अब शिवम उसके साथ था, इसलिए उसने कदम बढ़ाने का फैसला किया। रूपाली बोली, लेकिन उदय की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी ताकत नहीं, उसकी सावधानी है। वह ब्लड डेमन एवटार टेक्निक का अभ्यास करता है। इससे वह कई एवटार बना सकता है। बाहर जो व्यक्ति घूमता है, लड़ता है, लेन देन करता है, वह लगभग हमेशा उसका एवटार होता है। लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट हमेशा उसके मेन बॉडी के पास रहता है। तुम एवटार्स को मार भी दो, उसका कोई फायदा नहीं। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। ये सचमुच निर्मल से कहीं अधिक कठिन था। तुम्हारे पास योजना है, बताओ, शिवम ने कहा। रूपाली बोली, हाँ, हमारी योजना का पहला कदम है उदय के मेन बॉडी को बाहर निकालना, और उसके लिए केवल एक ही तरीका है, ब्लड गॉड फ्रूट। शिवम चौंका। ब्लड गॉड फ्रूट? रूपाली समझाने लगी, ब्लड गॉड फ्रूट ब्लड डेमन गॉड बॉडी वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा डिवाइन बूस्टर है। ये फल बाहर आते ही तेजी से अपनी शक्ति खोता है, इसलिए इसे तुरंत खाना होता है। एवटार इसे नहीं खा सकते, उन्हें रियल बॉडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ब्लड गॉड फ्रूट उसके मेन बॉडी को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। शिवम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो तुम्हारे पास ब्लड गॉड फ्रूट की जानकारी है? रूपाली ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत खोजबीन के बाद मैंने इसे ढूंढ लिया है। शिवम ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या तुमने सोचा है उदय अकेला नहीं आएगा? वह चाहे तो अपने साथ कई हाई लेवल गॉड एम्परर्स ला सकता है।
सिर्फ हम 2 लोग क्या कर पाएंगे? अगर उदय अपने साथ एक समूह में शक्तिशाली विशेषज्ञों को लेकर आता तो मात्र 2 लोगों के सहारे उसका सामना करना असंभव होता। जब तक कि रूपाली भी अपने साथ अल्प जाति के महारथी न ले आए, लेकिन ऐसा करने से उनकी योजना और लाइफ सोल स्टोन का रहस्य तुरंत उजागर हो जाता। इसलिए रूपाली ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है योजना का दूसरा चरण। उसने बताया कि वर्षों के परिश्रम से उसने एक विशेष गुप्त खजाना तैयार किया है। अपनी अनोखी शारीरिक प्रकृति के साथ मिलाकर वह पूरे ब्लड गॉड फ्रूट ट्री को इस तरह उखाड़ सकती है कि फल की ऊर्जा नष्ट न हो। फिर वह उस पेड़ को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कर देगी जहां गॉड एम्परर स्तर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि उदय लोगों को साथ लेकर भी आए तो उसे मजबूरन क्वाजी एम्परर स्तर के लोगों के साथ ही आना पड़ेगा, और ऐसे योद्धा इन दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होंगे। शिवम ये देखकर दंग रह गया कि रूपाली की योजना कितनी गहराई से और कितनी परतों में बनाई गई थी। हर कदम सोचा समझा, पूरी तरह सटीक और बिना किसी कमजोरी के। स्पष्ट था कि वह लंबे समय से उदय को फंसाने की तैयारी कर रही थी। शिवम मन ही मन समझ गया कि यह स्त्री बेहद खतरनाक है और इससे सहयोग करते समय उसे अत्यंत सावधान रहना होगा। जरा सी चूक उसे भी निगल सकती थी। शिवम ने पूछा कि ब्लड गॉड फ्रूट कहाँ है और वह पेड़ को किस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है। रूपाली बोली कि ब्लड गॉड फ्रूट ब्लड शैडो डेमन लैंड में स्थित है और पेड़ को जिस स्थान पर ले जाया जाएगा वह है पैन गॉड्स रेलिक। ये प्राचीन काल की एक शक्तिशाली शक्ति का अवशेष है जहां एक अत्यंत प्रबल फॉर्मेशन स्थापित है। गॉड एम्परर स्तर से ऊपर की कोई भी शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकती। प्रवेश करते ही फॉर्मेशन उन्हें नष्ट कर देगा, लेकिन गॉड एम्परर से नीचे वाले लोग आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। शिवम ने इसे समझते हुए सिर हिलाया। बड़े संगठनों में ऐसी फॉर्मेशंस आम होती हैं जहां शक्तिशाली लोगों का प्रवेश वर्जित होता है ताकि भीतर से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या विश्वासघात न हो सके। शिवम ने रूपाली से थोड़ी और चर्चा की और पूरी योजना को अपने मन में दोहराया। उसे लगा कि यह योजना पूरी तरह संभव है। ब्लड गॉड फ्रूट का आकर्षण ऐसा है कि उदय निश्चित रूप से स्वयं आएगा और तभी उन्हें मौका मिलेगा। शिवम ने कहा कि योजना तय है, अब उन्हें ब्लड शैडो डेमन लैंड जाकर ब्लड गॉड फ्रूट ट्री का स्थानांतरण करना चाहिए। दोनों तुरंत निकल पड़े। ब्लड शैडो डेमन लैंड ब्लड डेमन क्लैन के क्षेत्र से तो अपेक्षाकृत निकट था, लेकिन डॉबी के नियंत्रण वाले क्षेत्र से काफी दूर। वर्म होल्स होने के बावजूद कुछ रास्ते ऐसे थे जहां सीधा संपर्क नहीं था। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग आधा महीना लग गया। ब्लड शैडो डेमन लैंड अत्यंत विचित्र स्थान था। तारों भरे अंतरिक्ष में अनगिनत महाद्वीप तैर रहे थे, इतने बड़े और इतने अधिक कि उनकी सीमा देखना लगभग असंभव था। इस अनगिनत भूमि को रक्त की धुंध ने ढक रखा था। किंवदंती थी कि बहुत पुराने समय में ये स्थान एक विशाल सुपर ग्रह था, ड्रैगन मदर स्टार जैसा। बाद में एक महाविनाशकारी युद्ध में वह ग्रह फटकर नष्ट हो गया और इसका वर्तमान रूप ब्लड शैडो डेमन लैंड बन गया। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड आत्माओं को जन्म देते हैं। छोटे संसार, मध्यम संसार, बड़े ग्रह, तैरते पर्वत, तैरते द्वीप, सब अस्तित्व में हैं। लेकिन सबसे सामान्य फिर भी ग्रह ही हैं। जीवन देने वाले ग्रह, खनिज वाले ग्रह, जड़ी बूटी वाले ग्रह, इनकी भी कई श्रेणियां हैं। सबसे उच्च श्रेणी उन ग्रहों की होती है जो किसी जाति के मूल ग्रह होते हैं, जैसे ड्रैगन स्टार। ब्लड शैडो डेमन लैंड भी एक समय ऐसा ही उच्चतम श्रेणी का ग्रह था। कहा जाता है कि यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व मारा गया था और उसके रक्त ने असंख्य वर्षों में इस स्थान को रक्तधुंध से भर दिया, जिससे यहाँ की भूमि पर अनेक दैत्य जैसे जीव विकसित हुए। रूपाली ने सावधान रहने को कहा। शिवम ने सिर हिलाया और दोनों रक्तधुंध में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, रक्तयुक्त मस्तिष्क क्षीरण करने वाली धुंध दोनों ओर से उन पर टूट पड़ी। शिवम के शरीर की त्वचा बिना प्रयास के ही इसे रोकने में सक्षम थी। अंदर से भयावह चीखें उठ रही थीं जो मानसिक रूप से कमजोर प्राणियों को पागल कर सकती थीं। परंतु दोनों की विल्स अत्यंत मजबूत थीं, इसलिए उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूपाली ने एक विशेष नक्शा निकाला, क्योंकि बिना नक्शे के इस जगह में ब्लड गॉड फ्रूट ट्री ढूंढना असंभव था। दोनों एक दिशा में उड़ चले। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी और एक महाद्वीप से लाल रेखाओं से भरे दैत्याकार स्कारलेट बर्ड्स का झुंड उन पर टूट पड़ा। रूपाली बोली कि यह वह संभाल लेगी। उसके हाथ में अचानक एक लंबा हरा धनुष प्रकट हुआ। उसने जैसे ही प्रत्यंचा खींची, एक चमकदार पन्ना रंग का तीर प्रकट हो गया। उसने तीर छोड़ा और अद्भुत दृश्य घटा। वह तीर उड़ते ही विभाजित होने लगा।
1 से 2, 2 से 4, फिर 8, फिर 16। क्षण भर में पूरे आकाश में हजारों पन्नाहरित तीरों की वर्षा होने लगी। लाल पक्षियों का समूह तीरों से छलनी होकर नीचे गिर गया। पलक झपकते ही पूरा झुंड नष्ट हो गया। शिवम उसके कौशल को देखकर दंग रह गया। ये तो उसका साधारण सा वार था, अगर वह पूरी शक्ति लगाए तो उसकी क्षमता कितनी भयानक होगी। आखिर वह टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स में एक 6वें स्थान पर थी, ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते गए। उन पर समय समय पर अजीब जीव हमला करते रहे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं थे और आसानी से मारे गए। वे सैकड़ों महाद्वीप पार कर गए। दोनों रक्तदेव फल वृक्ष की दिशा में उड़ते रहे। अचानक आगे से भयंकर धमाका और गर्जना की आवाजें उठीं। दिव्य प्रकाश चमका और उसके साथ ही कुछ विचित्र दहाड़े सुनाई दीं। आगे एक स्थान पर रक्तवस्त्र पहने लोगों का एक समूह रक्तरंग के बाघ जैसे जीवों के झुंड को घेरकर उन पर हमला कर रहा था। उन रक्तमय बाघों के घेरे के केंद्र में एक चमकदार रक्तरंग का फूल खिला हुआ था। एक सुनहरे खोपड़ी के चिन्ह से सजे रक्तवस्त्र पहने युवक ने आदेश दिया कि वे इन दानव प्राणियों को तुरंत मार दें ताकि वे रक्त दानव फूल को नष्ट न कर दें। बाघ जैसे जीव अधिकतर 3 से 6 स्तर वाले थे, जबकि रक्तवस्त्रधारी योद्धा सभी 7 स्तर या उससे ऊपर के थे, इसलिए उनके वारों से वे भयावह जीव जल्दी ही मारे गए। युवक आनंद से भरकर रक्त दानव फूल को तोड़ने लगा। रूपाली ने तुरंत कहा कि उन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए और बिना किसी झंझट के आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वे अभी दूर तक गए भी नहीं थे कि रक्तवस्त्रधारी युवक की ठंडी आवाज गूंजी और अगले ही पल दर्जनों रक्तवस्त्रधारी योद्धाओं ने दोनों को घेर लिया। युवक ने रूपाली को मृतसी दृष्टि से घूरते हुए पूरी तरह शिवम को अनदेखा कर दिया और घृणित हंसी हंसते हुए कहा कि ईश्वर ने उसे इस वीरान भूमि में इतनी सुंदर स्त्री से मिलवा दिया है। रूपाली के चेहरे पर घोर अवमानना की छाया उतर आई। शिवम के मन में कड़वी मुस्कान आई। साफ था कि यह ढीठ युवक रूपाली पर मोहित हो गया है। रूपाली ने ठंडी आवाज में उसे दूर हटने को कहा। युवक इससे और अधिक उद्यत हो गया और बोला कि उसका गुस्सा ही उसे पसंद है। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि शिवम को मार डालें और रूपाली को पकड़कर उसके हवाले कर दें। आदेश मिलते ही एक 8वें स्तर का वृद्ध तलवार लहराते हुए शिवम की भौहों की ओर वार करता हुआ झपटा। वह शिवम को रेती की तरह समझ रहा था, परंतु शिवम ने बिजली सी गति से आगे बढ़कर एक ही लात उसके चेहरे पर मारी और वह वृद्ध चीखते हुए फटे बोरे की तरह दूर जा गिरा। इस दृश्य ने वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवम ने एक शक्तिशाली सम्राट योद्धा को एक ही वार में नष्ट कर दिया। युवक क्रोध से कांप उठा और गर्जना की कि सभी लोग एक साथ हमला करें और शिवम को अपंग बना दें। दर्जनों रक्तवस्त्रधारी योद्धा, जिनमें 7वें, 8वें, 9वें स्तर और यहां तक कि 2 क्वासी एम्पीर भी शामिल थे, शिवम की ओर बढ़े। शिवम की आंखों में घातक ठंडक उभर आई। उनके भीतर हत्या कामना उमड़ उठी, परंतु शिवम कुछ करता उससे पहले ही रूपाली ने अपना धनुष उठा लिया। उसकी उंगलियों से एक दिव्य तीर निकला जो मानो स्वयं चेतन था। बिजली की तरह हवा चीर कर निकला और पल भर में दर्जनों रक्तवस्त्रधारी लोगों को भेद गया। उनका रक्त चारों ओर बिखर गया और रक्तवस्त्रधारी युवक की एक आंख भी उसी तीर से छिद गई। फिर भी कोई मरा नहीं, क्योंकि रूपाली ने जानबूझकर हाथ हल्का रखा था। भयभीत रक्तवस्त्रधारी लोग रूपाली को आतंक से देखते रहे। एक ही क्षण में इतने योद्धाओं को घायल कर देना उसके भयानक सामर्थ्य का प्रमाण था। रूपाली ने ठंडी आवाज में उन्हें तुरंत चले जाने को कहा और वे घबराकर भाग खड़े हुए। शिवम ने पूछा कि उसने उन्हें मार क्यों नहीं दिया। रूपाली ने कहा कि कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें एक अवसर दिया। अगर अगली बार ऐसी गलती की तो वह दया नहीं करेगी। शिवम ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि रूपाली अभी भी बड़े कुल की मासूमियत और दया स्वभाव रखती है, जिसने संसार की क्रूरता अधिक नहीं देखी। अगर शिवम होता तो वह किसी भी खतरे को जीवित नहीं छोड़ता। दोनों आगे बढ़ते गए और कुछ दिनों बाद अंततः उस स्थान के निकट पहुंच गए जहां ब्लड गॉड फ्रूट ट्री स्थित था। आगे एक विशाल महाद्वीप था जिसके आसपास का रक्तकुआसा अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक घना था और उसी अनुपात में वहां उत्पन्न होने वाले जीव भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे। दोनों ने अपनी आभा दबाई और जीव जंतुओं से बचते हुए एक गहरे घाटी में प्रवेश किया। घाटी के भीतर रक्तकुआसा इस हद तक घना था कि भीतर का दृश्य दिखाई ही नहीं देता था। रूपाली ने कहा कि ब्लड गॉड फ्रूट ट्री इसी घाटी के भीतर होना चाहिए। दोनों साथ साथ घाटी में आगे बढ़े। तभी चारों दिशाओं से भयंकर गर्जनाएं उठी और धरती ऐसे कांपने लगी मानो कोई विशाल सेना एक साथ दौड़ रही हो। पलक झपकते ही असंख्य राक्षसी जीव उन पर टूट पड़े। आकाश में भी रक्तवस्त्रधारी लोगों का समूह दिखाई दिया। शिवम ने देखा कि वही रक्तवस्त्रधारी युवक था जिसे उन्होंने पहले छोड़ा था।
युवक क्रोध से भरा हुआ चिल्ला रहा था कि दोनों को अभी यहीं मर जाना चाहिए। स्पष्ट था कि उन्हीं लोगों ने इन दैत्य प्राणियों को आकर्षित करके यहाँ लाया था ताकि इन राक्षसों के समूह से रूपाली और शिवम को मरवा सके। रूपाली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जिन्हें दया दिखाई थी उन्होंने ही उसे मारने की योजना बना ली थी। यह उसकी सहनशक्ति की सीमा पार कर चुका था। उसने क्रोध से कमान खींची और पन्नाहरे तीरों की वर्षा आकाश में फैल गई। तीरों का झुंड बादल की तरह फैलकर विशाल राक्षसी जीवों को भेद गया और देखते ही देखते हजारों राक्षस मारे गए। रक्तवस्त्रधारी लोग रूपाली की शक्ति देखकर आतंकित हो गए, परंतु वे निडर इसलिए थे क्योंकि इस बार उनके साथ एक गॉड एम्परर स्तर का योद्धा था। उसी क्षण शिवम आकाश में उछलकर सीधे उनके समूह की ओर बढ़ा। रक्तवस्त्रधारी युवक ने तिरस्कार से कहा कि एक 7वें स्तर का डिवाइन मोनार्क ऊपर आकर मरने की इच्छा रखता है। उसके आदेश पर एक क्वासिएम्पीरा आगे बढ़ा और तलवार प्रकाश में बदलकर शिवम की ओर लपका। उनके विचार में रूपाली खतरनाक थी, शिवम नहीं। लेकिन अगले ही क्षण दृश्य बदल गया। शिवम ने एक ही प्रचंड मुक्का मारा। मुक्के की टक्कर से तलवार प्रकाश चूर चूर हो गया और वह क्वासिएम्पीरा बिना कोई चीख निकाले विस्फोट होकर नष्ट हो गया। उसका शरीर मिट्टी की तरह बिखर गया। ये देखकर रक्तवस्त्रधारी युवक और उसके साथियों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। एक 7वें स्तर का डिवाइन मोनार्क एक क्वासिएम्पीरा को एक स्ट्रोक में मिटा दे, ये संभव ही नहीं लगता था, परंतु सच उनकी आंखों के सामने था। शिवम एक भयानक दैत्य प्रतिभा था। बूम की गूंज के साथ ही शिवम आकाश में ऊपर उठा। रक्तवस्त्रधारी युवक और उसके साथियों के बराबर ऊंचाई पर जाकर उनके सामने कदम बढ़ाकर खड़ा हो गया। आज वो इन लोगों को यहीं रोकने वाला था। रक्तवस्त्रधारी युवक क्रोध से चिल्लाया कि क्या शिवम जानता भी है कि वह कौन है? वह ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का यंग मास्टर है और यदि उसने उन्हें मारने की हिम्मत की तो ये समुद्री डाकू समूह अंतहीन प्रतिशोध लेकर उसका नाश कर देगा। ये सुनकर शिवम के मन में एक हलचल हुई क्योंकि वह इस कुख्यात समुद्री डाकू समूह के बारे में जानता था। विस्तृत ब्रह्मांड में अनगिनत अवसर और संसाधन हैं और उसी के साथ असंख्य इंटरस्टेलर पायरेट्स भी जन्म लेते हैं, परंतु अधिकांश समुद्री डाकू समूह मामूली होते हैं। किंतु 10 ऐसे समूह भी हैं जो अत्यंत भयावह माने जाते हैं और ब्लड स्केलेटन पायरेट्स उन्हीं में से एक है जिनकी शक्ति हंग्री पीपल्स लिस्ट में कई शीर्ष नस्लों के बराबर मानी जाती है। यही कारण था कि ये दल इतना निर्भीक और निर्दयी था। परंतु शिवम कैसे भयभीत होता। उसने बिना रुके आगे कदम बढ़ाया और उसके चारों ओर की हवा हिंसक ऊर्जा से भरने लगी। रक्तवस्त्रधारी युवक की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा विकृत होता गया। उसने उग्र आवाज में आदेश दिया कि शिवम को मार डालो। उसके पास खड़े एक वृद्ध ने आगे कदम बढ़ाया जिसकी दिव्य सम्राट स्तर की प्रचंड आभा समुद्र जैसी लहरों में शिवम की ओर उमड़ी। उसी क्षण उसकी तलवार से निकली तेज रोशनी आकाश चीरती हुई शिवम की भौहों को भेदने चली। यह वृद्ध ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का असली सहारा था, परंतु वह केवल एक साधारण डिवाइन एम्परर था और शिवम उसे लेकर किंचित भी चिंतित नहीं था। शिवम ने वर्टेक्टिक्स की 5 गुना युद्धशक्ति सक्रिय की और एक प्रचंड मुक्का मारा। उसका मुक्का पहाड़ की तरह भारी संहारकारी शक्ति से भरा था। वृद्ध की तलवार रोशनी मुक्के से टकराते ही कांप उठी और अगले ही क्षण चूर्ण हो गई। वृद्ध के चेहरे पर भय छा गया। उसने रक्त ऊर्जा से और शक्तिशाली तलवार प्रकाश छोड़ा, पर वह भी शिवम की मुट्ठी से टकराते ही विस्फोट हो गया और वृद्ध कई कदम पीछे धकेला गया। उसके मुंह से रक्त बहने लगा था। ये दृश्य देखकर रक्तवस्त्रधारी युवक अविश्वास से चीख पड़ा कि यह कैसे संभव है? एक डिवाइन मोनार्क 7 स्तर वाला युवक एक डिवाइन एम्परर को घायल कर दे, यह उसकी समझ से परे था, परंतु वास्तविकता उसके सामने थी। शिवम ने युद्ध घोषणा करते हुए फिर मुक्कों की वर्षा की जो शून्य को फाड़ते हुए ब्लड स्केलेटन पायरेट्स पर टूट पड़े। तेजी इतनी विलक्षण थी कि कई लोग प्रतिक्रिया तक न दे सके और एक ही क्षण में राख में बदल गए। शिवम आज किसी को जीवित छोड़ने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर में केवल 3 लोग बचे, 2 डिवाइन एम्परर और वह रक्तवस्त्रधारी युवक, लेकिन दोनों सम्राट स्तरीय योद्धा शिवम के आघात सहकर भारी घायल हो चुके थे। उनमें से एक सम्राट भय से कांपते हुए चिल्लाया कि वे जल्दी भाग जाएं क्योंकि उनके सामने एक राक्षस खड़ा है। परंतु उसी समय रूपाली ने आकाश चीरते हुए एक तीर छोड़ा जो शून्य में से होकर गुजरा और उस सम्राट को पल भर में भेद कर उसकी आत्मा सहित नष्ट कर गया। शेष 2 लोग कांपते हुए पीछे हटने लगे, परंतु शिवम ने हाथ उठाया और 3 ग्रेविटी बीड्स हवा में उछाले। अगले ही पल आसपास का आकाश भारी दाब से भर गया। रक्तवस्त्रधारी युवक इस दाब को सहन न कर पाया और उसका शरीर दाब से फटकर चिथड़ों में बदल गया। शेष सम्राट भी भारी चोट खाकर धराशायी हुआ। ग्रेविटी बीड्स की सम्मिलित शक्ति सचमुच विनाशकारी थी।
घायल वृद्ध अंतिम सांस लेते हुए चीख रहा था कि यंग मास्टर को मारकर उन्होंने अपने ऊपर ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का अंतहीन क्रोध बुला लिया है और उनका अंत बहुत ही दुखद होगा। परंतु उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवम पलक झपकते उसके सामने प्रकट हुआ और एक मुक्का मारकर उसे भी चूर चूर कर दिया। इस प्रकार ब्लड स्केलेटन पायरेट्स की पूरी टीम का अंत रूपाली और शिवम के हाथों हो गया। शिवम ने देखा कि रूपाली ने पहले ही सभी राक्षसी जीवों को अकेले ही समाप्त कर दिया था। शिवम इस बात से भीतर तक दंग रह गया कि रूपाली जो शीर्ष क्वासियम्पीरस में 16वें स्थान पर है उसकी शक्ति कितना भयानक स्तर रखती है। यदि शिवम के पास बॉल न होता तो अपनी पूरी क्षमता के बावजूद भी वह उससे कमजोर पड़ सकता था। रूपाली ने संकेत किया कि अब उन्हें घाटी के भीतर प्रवेश करना चाहिए। दोनों आगे बढ़े। घाटी अत्यंत विशाल, गहरी और चारों ओर से घने रक्त कुहासे से ढकी थी। दोनों ने अपनी आभा पूरी तरह समेट ली और सावधानी से चारों दिशाओं को देखना प्रारंभ किया। रक्तकुआसा इतना सघन था कि किसी भी क्षण भयंकर राक्षसी जीव उत्पन्न हो सकता था, इसलिए वे दोनों अत्यंत सतर्क थे। मगर आश्चर्य ये था कि वे काफी दूरी तय कर चुके थे परंतु कोई जीव दिखाई नहीं दिया। घाटी भयावह रूप से शांत थी, इतनी शांत कि वह अस्वाभाविक लगने लगी। शिवम ने भौहें सिकोड़ी और कहा कि यह मौन किसी बड़े संकट का संकेत है। रूपाली ने भी कहा कि ब्लड स्केलेटन पायरेट्स द्वारा खदेड़े गए राक्षस घाटी के प्रवेश द्वार तक आकर रुक गए थे, मानो वे भीतर आने से भयभीत हों। दोनों को स्पष्ट हो गया कि यह घाटी साधारण स्थान नहीं है, परंतु लौटने का कोई अर्थ नहीं था। वे लक्ष्य के अत्यंत निकट थे। कुछ ही दूरी पर तीव्र औषधीय सुगंध हवा में फैलती महसूस हुई और रूपाली उत्साह से भर उठी कि यह निश्चित ही ब्लड गॉड फ्रूट है। जल्द ही दोनों ने देखा कि घाटी के भीतर एक छोटे से रक्तरंजित वृक्ष पर मुट्ठी के आकार का लाल फल चमक रहा था। फल अंतहीन रक्त ऊर्जा से निर्मित था और उससे तेज रक्त प्रकाश निकल रहा था, जिसके भीतर मानो कोई आकृति ध्यानमग्न बैठी हो। आश्चर्य ये कि रक्त ऊर्जा से भरे होने के बावजूद उस फल से कोई दुर्गंध नहीं बल्कि प्रबल औषधीय सुगंध निकल रही थी। यह वही रक्त भगवान फल वृक्ष था और उसके ऊपर लटक रहा रक्त भगवान फल। रूपाली ने धीमी आवाज में शिवम से कहा कि अब कार्य शुरू किया जाए। वह मुहर लगाएगी और शिवम उसे सुरक्षा प्रदान करे। शिवम ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया और दोनों उस वृक्ष की ओर बढ़े, परंतु तभी जमीन से सरसराहट की आवाज उठी और उनके सामने पानी के टैंक से भी बड़े दो रक्तलाल नेत्र धीरे धीरे ऊपर आए। अगले ही क्षण एक विशालकाय रक्तवर्णी सर्प पूरी आकृति में प्रकट हुआ, जिसकी आंखें रूपाली और शिवम पर क्रोध से टिकी हुई थीं। सर्प ने फुफकारते हुए झपट्टा मारा। उसकी लाल जीभ तलवार की तरह तेज थी जो रूपाली को भेदने चली और उसकी पूंछ लचीली चाबुक जैसी गति से शिवम पर प्रहार करती हुई आई। उसके शरीर से निकली हिंसक और भयानक आभा देखकर ही स्पष्ट हो गया कि वह डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर का राक्षसी जीव था। रूपाली तुरंत हरकत में आई और उसके हाथ से निकला हरा बाण सीधे सर्प की लाल जीभ से टकराया, जिससे उसका पहला प्रहार रुक गया। शिवम ने उसी समय 3 ग्रेविटी बीड्स छोड़ दिए, जिनकी गुरुत्व शक्ति ने सर्प की गति को भारी कर दिया। शिवम ने 2 तेज मुके सर्प की पूंछ पर मारे, परंतु जैसे ही वे टकराए एक अद्भुत शक्ति शिवम को पीछे धकेल गई। ये देखकर वह दंग रह गया कि डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर के प्राणियों से वह पहले भी लड़ा था, परंतु इतने प्रचंड बल का सामना उसने कभी नहीं किया था। रूपाली ने कहा कि यह सर्प निस्संदेह रक्त भगवान फल वृक्ष का रक्षक है और उसका सामर्थ्य असाधारण है, अतः उन्हें मिलकर ही इसका सामना करना होगा। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों साथ साथ सर्प पर टूट पड़े। ग्रेविटी बीड्स की शक्ति से उसका शरीर भारी हो चुका था और शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय करते हुए अपने शरीर को वायु के तेज भंवर में बदल दिया। उसकी हथेली पर इतनी भयानक काटने की शक्ति उत्पन्न हुई कि वह हवा को चीरती हुई सर्प की गर्दन पर आ गिरी, परंतु वहां भी केवल उसकी मोटी त्वचा ही कट सकी, गहरी चोट नहीं लगी। उसी समय रूपाली ने अपना मूल गुप्त धनुष एल्वन किंग बो प्रकट किया, जो उसके पहले के किसी भी धनुष से कहीं विशाल था। उसने 100 मीटर लंबा एक विशाल तीर छोड़ा जो सीधे सर्प की खोपड़ी से टकराया और उसकी रक्षा भेदते हुए आधे मीटर तक भीतर जा धंसा। रूपाली ने तुरंत दूसरा तीर छोड़ा जो पिछले तीर जैसा नहीं था। ये तीर हवा में बिखरकर सैकड़ों छोटे तीरों में बदल गया, जिन पर रहस्यमय रून उभर आए। ये सैकड़ों तीर सर्प पर पड़े तो उसकी त्वचा पर मामूली खरोंच भी न आई, परंतु प्रत्येक तीर फटकर उसके शरीर पर अनगिनत रून छोड़ गया जो छोटे जीवों की तरह उसकी त्वचा पर फैल गए। कुछ ही क्षणों में पूरा सर्प रूनों से ढक गया और उसकी गति अत्यंत धीमी होने लगी। शिवम समझ गया कि यह वही शक्तिशाली सीलिंग तकनीक है जिसके कारण रूपाली अपनी लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट की आभा तक छिपा लेती है।
ग्रेविटी और सील के संयुक्त प्रभाव से सर्प लगभग स्थिर सा हो गया था और दोनों ने अवसर न गंवाते हुए हमला तेज कर दिया। शिवम ने उसकी एक आंख पर प्रहार किया और दूसरी आंख पर रूपाली का तीर लगा। दोनों आंखें विस्फोटित होकर बहने लगीं और सर्प पागलपन में तड़पकर चारों ओर वार करता रहा, परंतु अंधा होने के कारण उसके प्रहार व्यर्थ थे। दोनों ने झटपट उसकी आंखों के गड्ढों में गहरी मार करते हुए विनाशकारी ऊर्जा भीतर तक पहुंचाई, जिसने सर्प के मस्तिष्क को चकनाचूर कर दिया। कुछ देर तक वह तड़पता रहा और फिर भारी आवाज के साथ गिरकर निस्तेज हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली। ये सर्प अत्यंत कठिन प्रतिद्वंद्वी था। उसकी शक्ति असाधारण और रक्षा तो उससे भी अधिक सुदृढ़ थी। अच्छा हुआ कि दोनों ने मिलकर उसे परास्त किया। शिवम जानता था कि यदि वह चाहे तो बॉल को भेजकर सर्प को आसानी से मरवा सकता था, परंतु बॉल अभी भी एक विशाल धातु तारे को पचाने में व्यस्त है और उसके विकास में बाधा डालना उचित नहीं। सर्प के शरीर को हटाकर शिवम ने चारों ओर नजर रखी, जबकि रूपाली रक्त भगवान फल वृक्ष के पास पहुंची। उसने एक जैड बोतल निकाली जो उसकी विशेष मुहर शक्ति के साथ मिलकर इस वृक्ष को सुरक्षित रूप से अपरूट करने के लिए तैयार की गई थी। उसके शरीर से अनगिनत छोटे छोटे रून चमकते हुए उसकी हथेलियों से वृक्ष पर चढ़ने लगे और पूरा वृक्ष रूनों से ढकने लगा। विशेष रूप से रक्त भगवान फल पर सबसे अधिक रून केंद्रित हो रहे थे। इसी समय अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। जैसे ही रूपाली पूरे मन से रक्त भगवान फल वृक्ष को सील कर उसे स्थानांतरित करने में लगी थी, अचानक घाटी की गहराइयों से एक भयावह परिवर्तन उत्पन्न हुआ। गहरे रक्तवर्णी कुहासे की मोटी लहरें बाहर उमड़ पड़ी, जो पलक झपकते ही रक्त पाइथनों के रूप में जमना होकर रूपाली की ओर झपट पड़ी। ये रक्त पाइथन वास्तविक जीव नहीं थे, न ही रक्त से जन्मे कोई दैत्य, बल्कि मात्र शुद्ध रक्त ऊर्जा के जमुना रूप थे। शिवम का चेहरा बदल गया, क्योंकि इस निर्णायक क्षण में रूपाली को जरा भी विचलित नहीं किया जा सकता था। यदि वह बाधित होती तो रक्त भगवान फल वृक्ष सील नहीं हो पाता, और उससे भी भयानक ये कि रून्स की ऊर्जा के विचलन से पूरा वृक्ष नष्ट हो सकता था। इसीलिए शिवम ने बिना एक पल गंवाए उन रक्त पाइथनों के सामने खड़े होकर ग्रेट विंड टेक्निक का प्रयोग किया। उसकी दोनों हथेलियों से भारी वायुवेग की परतें लगातार निकलती गईं और प्रचंड तूफानी लहरों ने रक्त पाइथनों को टकराकर रोक दिया। किंतु उफनते रक्त से नए रक्त पाइथन लगातार पैदा हो रहे थे। उनकी संख्या भी बढ़ रही थी और शक्ति भी। शिवम ने ग्रेविटी बीड्स का भी प्रयोग किया, पूरा बल झोंक दिया, परंतु रक्त ऊर्जा की तीव्रता निरंतर बढ़ती जा रही थी और शिवम धीरे धीरे दबाव में आने लगा। रूपाली अब भी सीलिंग के अंतिम चरण में थी, अतः शिवम केवल दांत भींचकर उन रक्त पाइथनों को रोकता रहा। उसे बस यही आशा थी कि जब तक रूपाली सील पूरा करे वो समय काट सके। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक रक्त पाइथनों की भीड़ और रक्त ऊर्जा सिमटकर घाटी की गहराई में समा गई और पूरा क्षेत्र शांत हो गया। किंतु उसी क्षण एक गहरी गर्जना घाटी की गहराई से फूटी और तुरंत ही एक भयंकर आकर्षण बल शिवम पर टूट पड़ा। ये बल इतना भयानक था कि शिवम चाहकर भी अपने शरीर को रोक नहीं पाया और अनियंत्रित होकर घाटी की ओर उड़ गया। उसने बॉल को पुकारा। उसके कलाई से बॉल चटकते हुए निकलकर चांदनी जैसे रंग का भाला बन गया और शिवम ने उसे पूरी शक्ति से घाटी की गहराई में फेंका, परंतु वह वहां ऐसे गायब हो गया जैसे पत्थर पानी में गिरकर डूब जाए। कोई हलचल नहीं। आकर्षण का बल इतना तीव्र था कि बॉल भी उसे रोक न सका। शिवम का शरीर जोर से खींचकर घाटी में समा गया, किंतु उसने जाते जाते ये देखा कि रूपाली ने रक्त भगवान फल वृक्ष को सफलतापूर्वक सील कर जैड बोतल में रख लिया था। रूपाली ने भय से भरी निगाहों से शिवम को खींचते देखा और अपना शक्तिशाली तीर घाटी की ओर छोड़ा, परंतु वह भी किसी लहर को छुए बिना गायब हो गया। अगले ही क्षण शिवम का पूरा दृष्टि क्षेत्र घने रक्त कुहासे से ढक गया और वह घाटी की अंतिम सीमा पर पहुंचा, जहां एक खड़ी चट्टान के नीचे एक गुफा दिखाई दी। आकर्षण बल उसी गुफा से आ रहा था और शिवम को अंदर खींच ले गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, आकर्षण बल गायब हो गया और उसने स्वयं को एक विशालकाय अंधकार में कक्ष में खड़ा पाया। सावधानी से चारों ओर देखते हुए वह आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर टिक गई। उसके सामने एक विशाल रक्तवर्णी पाइथन पड़ा था, इतना विशाल कि उसकी लिपटी हुई देह किसी दैत्याकार पर्वत के समान दिख रही थी। उसके पास सिर्फ सर्पदांत ही नहीं थे, बल्कि उसके सिर पर 2 ड्रैगन हॉर्न भी थे। ऐसा विचित्र रूप शिवम ने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा शरीर सघन रक्त ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी आंखें गहरी लाल और भूखी निगाहों से शिवम को निहार रही थीं। पाइथन ने भारी आवाज में कहा कि शिवम का शरीर और उसकी रक्त ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ है और उसे निगलने से उसे अपरिमित लाभ मिलेगा। शिवम ने पूछा कि क्या वही उसे यहाँ खींच लाया है, जिस पर पाइथन ने हंसते हुए उत्तर दिया कि उसके अलावा और कौन कर सकता था और उसे पोषक तत्व की तरह निगलने में उसे कोई दुविधा नहीं।
पाइथन ने अपना विशाल मुख खोला और उससे रक्त ज्वाला का विस्फोट निकला। यह मात्र रक्त ऊर्जा नहीं थी, ये रक्त दहन था, एक ऐसी प्रज्वलित ज्वाला जिसकी गर्मी भयावह थी। ज्वाला शिवम तक पहुंचने से पहले ही उसका ताप उसे भस्म कर देने को तैयार था। शिवम पीछे हटने का प्रयास करने लगा, परंतु पाइथन ने ठंडी आवाज में आदेश दिया और एक अनदेखा दबीकरण बल शिवम पर टूट पड़ा जिससे उसका शरीर हिल भी न सका। बॉल ने रूप बदलकर चांदी श्वेत भाले का रूप लिया और इस दबाव को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु पाइथन ने उसे मात्र एक झटके से हटा दिया और कहा कि ऐसा रोचक मेटल लाइफ वह बाद में अध्ययन करेगा। बॉल भी दीवार से टकराकर वहीं स्थिर हो गया, उसकी शक्ति निष्फल हो गई। अगले ही क्षण रक्त अग्नि ने शिवम को पूरी तरह घेर लिया। उसकी गर्मी और विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, जैसे उसे जलाकर राख में बदल देगी। शिवम ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने शरीर के प्रत्येक कण से इंस्क्रिप्शन पावर को जागृत किया। इस शक्ति की गूंज से पाइथन चौंक उठा, उसकी आंखें अविश्वसनीय विस्तार में फैल गईं और फिर उसके चेहरे पर क्रूर लालच फैल गया। उसने पहचान लिया कि यह शक्ति इंस्क्रिप्शन एनर्जी है और शिवम वास्तव में इंस्क्रिप्शन बॉडी है। पाइथन उत्तेजित होकर हंसने लगा और कहा कि उसका भाग्य अद्भुत है, क्योंकि यदि वह चाहे तो इस शक्ति को स्वयं भी ग्रहण कर सकता है। हालांकि इंस्क्रिप्शन पावर हर कोई नहीं संभाल सकता, फिर भी उसने घोषणा की कि वह शिवम को एक कठपुतली बनाएगा और उसकी शक्ति को भविष्य में अपने हथियार के रूप में प्रयोग करेगा। उसने ये भी स्वीकार किया कि वह पहले मर चुका था और अब लौट आया है और वह भविष्य में प्रतिशोध लेने के लिए नियति द्वारा भेजा गया है। शिवम के भीतर आशंका और चिंता बढ़ती गई। उसे संदेह हुआ कि कहीं यह वही भयानक अस्तित्व तो नहीं था जिसकी बिखरी रक्त ऊर्जा से ब्लड शैडो डेमन लैंड की उत्पत्ति हुई थी। यदि यह सच है तो वह जिस शत्रु के सामने खड़ा है वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। रक्त अग्नि ने शिवम को पूर्ण रूप से घेर लिया और लगातार जलाती रही। भीतर से बाहर तक उसका हर हिस्सा रक्त अग्नि की जलन में डूबा हुआ था। शिवम ने अपनी इंस्क्रिप्शन फोर्स से इसका प्रतिरोध किया, जिससे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में छुपी हुई क्षमता एक साथ भड़क उठी। उसे महसूस हुआ कि हर कोशिका से प्रचंड ऊर्जा निकल रही है और उसकी संचित क्षमता एक ही बार में पूर्ण रूप से खर्च हो गई। एक विस्फोटक लहर के साथ उसकी आभा अचानक उभरकर ऊंची उठी और अगले ही क्षण दबाव की स्थिति में शिवम ने ब्रेक थ्रू किया। डिवाइन किंग 7 से वह सीधे डिवाइन किंग 8th रेल्म में प्रवेश कर गया और उसकी शक्ति में विशाल वृद्धि हो गई। परंतु दुर्भाग्य ये था कि जिस पाइथन से वह लड़ रहा था उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि ये ब्रेक थ्रू भी कोई समाधान नहीं था। 8वें स्तर तक पहुंचने के बाद भी वह हिल तक नहीं सकता था और केवल थोड़ा अधिक समय तक टिका रह सकता था। पाइथन ने ये ब्रेक थ्रू देखकर दंग रहकर कहा कि यह सचमुच एक इंस्क्रिप्शन बॉडी ही कर सकता है और संकट के समय क्षमता के विस्फोट से ब्रेक थ्रू कर लेना अत्यंत दुर्लभ है। उसकी आंखों में लालच और भी गहरा हो गया और वह अब शिवम को अपने हाथ में लेने के लिए बेचैन था। शिवम समझ गया कि अब कोई और मार्ग नहीं है और केवल कॉपर कॉफन ही उसकी रक्षा कर सकता है। उसने हमेशा इस ताबूत को अंतिम उपाय के रूप में रखा था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी कल्टिवेशन बढ़ती गई उसे कॉपर कॉफन में छिपे खतरों का एहसास और गहरा होता गया। यह वस्तु एक दोधारी तलवार थी, थोड़ी सी गलती भी मृत्यु बन सकती थी, परंतु अब वह मजबूर था क्योंकि वह इस पाइथन को किसी भी हालत में आसानी से लाभ नहीं लेने देना चाहता था। जैसे ही उसका विचार बदला, कॉपर कॉफन उसके सामने प्रकट हुआ। पाइथन की आंखें ताबूत पर अटक गईं क्योंकि उसकी अत्यंत तीक्ष्ण आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत महसूस किया कि यह ताबूत अत्यंत भयावह और अशुभ है। उसने बिना विलंब किए अपनी पूंछ से अंतरिक्ष को चीरते हुए ताबूत पर प्रहार किया। तभी एक धात्विक घर्षण की आवाज आई और ताबूत का ढक्कन स्वयं ही थोड़ा सा खुल गया। शिवम चौंक गया क्योंकि उसने इसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की थी। केवल एक पतली सी दरार खुली, परंतु इस दरार से जो भयंकर सांस प्रकट हुई वह अत्यंत भयावह थी। जब शिवम बहुत कमजोर था तब यह सांस उसके लिए असहनीय, दमनकारी और आर पार चीर देने वाली थी। अब भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी उस शक्ति के सामने उसे वही असहाय और डरावनी अनुभूति हुई। पाइथन का चेहरा डर से विकृत हो गया। घर्षण की आवाज फिर हुई और ताबूत का ढक्कन और अधिक खुल गया। एक और भी भयानक सांस प्रकट हुई, इतनी की जैसे किसी भयावह अस्तित्व की संपूर्ण शक्ति ताबूत को तोड़कर बाहर आने वाली हो। इस सांस की लहर ने शिवम के चारों ओर की रक्त अग्नि को पलक झपकते ही पूरी तरह मिटा दिया और उसका शरीर सामान्य हो गया। पाइथन भयभीत होकर पीछे हटने लगा और उलझन में चिल्लाया कि इस ताबूत में आखिर है क्या। लेकिन इससे पहले कि वो अधिक दूर भाग पाता, ताबूत के भीतर से अचानक एक भुजा बाहर निकली। ये भुजा हरी चमकदार शल्कों से ढकी हुई थी और अत्यंत भयावह प्रतीत हो रही थी।
पहले यह मनुष्य की भुजा जैसी थी, परंतु बाहर निकलते ही अचानक विशाल होने लगी। इस भुजा पर एक भारी लोहे की जंजीर लिपटी हुई थी, जिसका एक सिरा भुजा पर और दूसरा ताबूत के भीतर गहराई में जा रहा था। जंजीर झंझनाए और वह विशाल भुजा तेजी से फैल गई। उसके उंगलियों पर नुकीली बैंगनी कवच जयी धारियां थीं जो हवा को काटते हुए पाइथन की ओर बढ़ीं। उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी भयानक दमन शक्ति पाइथन पर टूट पड़ी। पाइथन ने दहाड़ लगाई और पूरी गुफा हिल गई। उसकी शक्ति का विस्फोट इतना भयानक था कि शिवम के हृदय में कई बार कांप उठे। ये स्पष्ट था कि इस पाइथन की शक्ति डिवाइन एम्परर से भी ऊपर के स्तर की थी। उसकी पूंछ एक विशाल भाले की तरह आगे बढ़ी जो किसी भी वस्तु को भेद सकती थी, परंतु जब ये पूंछ उस स्केल्ड आर्म से टकराई तो केवल एक धप की आवाज आई और भुजा पर एक भी निशान नहीं उभरा। इसके विपरीत उस भुजा ने पाइथन की पूंछ को पकड़ लिया और हल्का सा झटका दिया। पाइथन का पूरा शरीर एक चमड़े की चाबुक की तरह झटके से हिलने लगा और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। अगले ही क्षण पाइथन का विशाल शरीर टूटकर कमजोर पड़ गया। फिर वो भुजा और भी बड़ी हो गई और पूरे पाइथन को पकड़कर ताबूत की ओर खींचने लगी। पाइथन भय से चिल्लाने लगा कि यह ताबूत क्या है, इसमें जीवित प्रिमिटिव गॉड्स कैसे हो सकते हैं और उसे छोड़ दिया जाए। परंतु उसके पूरे शरीर से निकलती डिवाइन लाइट भी बेकार साबित हुई। एक ही सांस में वह विशाल भुजा पाइथन को ताबूत के भीतर खींच ले गई। जैसे ही पाइथन गायब हुआ, ताबूत का ढक्कन स्वयं बंद हो गया और वह भयावह सांस भी उसी क्षण लुप्त हो गई। शिवम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह लंबे समय तक समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। कुछ देर बाद उसने स्वयं को नियंत्रित किया, परंतु उसके भीतर भय और जिज्ञासा का तूफान उमड़ रहा था। उसने सोचा कि क्या वास्तव में पाइथन की अंतिम चीख सच थी? क्या कॉपर कॉफिन में जीवित प्रिमिटिव कल्टिवेटर वास्तव में मौजूद है? क्या अभी जो भुजा निकली वह उसी का अंग था? और यदि ऐसा है तो वह कल्टिवेटर जंजीरों में क्यों बंधा है? वह ताबूत में क्यों छिपा है? उसने पाइथन को तुरंत क्यों निगल लिया और शिवम को क्यों नहीं छुआ? इन सभी प्रश्नों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह जानता था कि वह इस ताबूत को खोलकर सच जानने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि यह अस्तित्व अत्यंत भयावह था। ये स्वयं में सौभाग्य था कि उसने शिवम पर प्रहार नहीं किया। यदि वह नाखुश होकर एक बार हाथ उठा देता तो शिवम का अस्तित्व पल भर में मिट सकता था। कॉपर कॉफिन को लेकर कुछ देर तक सोचने के बाद भी शिवम सिर हिलाकर उन विचारों को झटक देता है। जब वो इतने बड़े रहस्य का उत्तर नहीं ढूंढ सकता तो वह उसे बात के लिए छोड़ देना ही बेहतर समझता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी जो जीवन मरण का संकट उसके सामने था वह टल चुका है और वह सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त उसकी कल्टिवेशन में भी ब्रेक थ्रू हुआ है, जिससे उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। अब उसके शरीर में अथाह ऊर्जा भरी हुई महसूस होती है। हर एक हलचल में इतनी शक्ति है कि मानो वह शून्य को चीर सकता हो। ये वास्तव में विपत्ति में प्राप्त सौभाग्य था। डिवाइन मोनार्क 8 स्तर पर ब्रेक थ्रू कर उसकी कॉम्बैट पावर पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ चुकी थी। पहले जब वह अकेले रूपाली के सामने खड़ा होता था तो स्वयं को थोड़ा असहज महसूस करता था, पर अब उसे पूर्ण आत्मविश्वास था। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी कोशिकाओं में संचित क्षमता अभी अभी पूरी तरह खर्च हो गई है और उसे फिर से भरना आवश्यक है। इसलिए वह तुरंत बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं करता। वह एक बोन बीड निकालता है और उसे अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस प्रकार के बोन बीड्स की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होती है और इन्हें रिफाइन करना बहुत तेज होता है। केवल 2 दिनों में शिवम ने 2 बोन बीड्स रिफाइन कर लिए, लेकिन अब उसकी कल्टिवेशन बढ़ जाने के कारण उसकी कोशिकाएं और अधिक संभावित ऊर्जा संचित कर सकती थीं और ये 2 बोन बीड्स मिलकर केवल 50% क्षमता ही भर सके। फिलहाल के लिए ये पर्याप्त था, इसलिए उसने आगे रिफाइन नहीं किया और अपना साधना सत्र समाप्त कर दिया। वह उस विशाल ग्रोटो में चारों ओर घूमकर कुछ खोजता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां उसे कुछ भी नहीं मिला और वह बाहर निकलने का निर्णय लेता है। जब शिवम वापस ब्लड गॉड फ्रूट के स्थान पर पहुंचा तो उसे रूपाली कहीं दिखाई नहीं दी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि कहीं रूपाली अकेले ही उदय से मुकाबला करने तो नहीं चली गई। उसे पूरा विश्वास था कि उसे जो पाइथन निगल गया था वह सब रूपाली की योजना नहीं हो सकती थी। रूपाली को उसके मरने से कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि नुकसान ही होता, क्योंकि शिवम के पास 2 लाइफ सोल प्राइमल स्टोन फ्रैगमेंट्स थे। यदि वह मर जाता तो रूपाली लाइफ सोल हेवन कॉर्ट का खजाना कैसे ढूंढती? इसलिए शिवम समझ गया कि रूपाली को उस पाइथन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह जैसे ही घाटी से बाहर आया, सामने ही रूपाली खड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही रूपाली की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उड़कर पास पहुंची। उसने खुशी से कहा कि वह ठीक है, जिस पर शिवम ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या वह उसकी इतनी परवाह इसलिए कर रही है कि कहीं वह उससे सचमुच प्रेम तो नहीं करने लगी।
बात निकलते ही उसने मन ही मन खुद को कोसा कि यह मुंह हमेशा बेवक्त क्यों खुल जाता है। रूपाली ने आंखें तररते हुए कहा कि वह केवल लाइफ सोल स्टोन के कारण चिंतित थी और वह ऐसी बातें सोचने की गलती न करे। शिवम ने तुरंत बात बदलते हुए पूछा कि उसे ब्लड गॉड फ्रूट ट्री की खबर कैसे मिली। रूपाली ने जवाब दिया कि उसने लोगों को चौकसी के लिए भेजा था। शिवम ने गंभीर होकर कहा कि लगता है किसी ने उसके साथ बड़ी चाल चली है। रूपाली ने पूछा कि घाटी में क्या हुआ था। शिवम ने पाइथन वाली घटना बता दी लेकिन कॉपर कॉफिन का जिक्र नहीं किया। रूपाली समझ गई कि यह शिवम का निजी रहस्य है, इसलिए उसने अधिक सवाल नहीं किए। उसकी आंखें गंभीर हो गईं क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि किसी ने उसे जानबूझकर गुमराह किया था। यदि इस बार शिवम उसके साथ न होता तो वह अकेली उस भयावह अस्तित्व का सामना कैसे करती। उसने ठंडे स्वर में कहा कि लगता है किसी ने उसके विरुद्ध मन में दुष्टता पाल ली है और लौटकर उसे अवश्य सुधारना होगा। दोनों ने विवाद का विषय यहीं छोड़ा और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लड गॉड फ्रूट ट्री सुरक्षित था और अब उसे ट्रांसप्लांट कर ब्लड डेमन क्लैन को आकर्षित करने का चरण रेस्ट था। वे ब्लड शैडो डेमन लैंड से बाहर निकलकर पैनिक रेलिक्स की दिशा में चल पड़े। लगभग 10 दिनों की यात्रा के बाद वे पैनिक रेलिक्स के बाहरी हिस्सों तक पहुंच गए। पैनिक रेलिक्स असल में एक विशाल गैलेक्सी थी जो कभी एक अत्यंत शक्तिशाली बल का मुख्य क्षेत्र था, परंतु उस शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद केवल ये सुनसान क्षेत्र शेष रह गया। यहाँ की फॉर्मेशन इतनी प्रबल थी कि डिवाइन एम्परर से ऊपर का कोई भी अस्तित्व भीतर प्रवेश करता तो फॉर्मेशन सक्रिय होकर उस पर हमला कर देती। इसलिए ये स्थान ब्लड डेमन क्लैन के मुखिया उदय से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ था। वे एक वीरान ग्रह पर उतरे जहां पुराने युद्धों का रक्त आज भी गूंजता था और वातावरण में रक्त की ऊर्जा प्रचुर थी। रूपाली ने यहां ब्लड गॉड फ्रूट ट्री ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके बाद एक जेड स्लिप निकालकर मार्ग की स्टार मैप तैयार की। अब प्रश्न ये था कि उदय को ये समाचार कौन देगा। शिवम ने स्वयं आगे आकर कहा कि वह ये कार्य करेगा। रूपाली ने जेड स्लिप उसे सौंप दी और दोनों अलग हो गए। शिवम सूचना लेकर आगे बढ़ा और रूपाली उस ग्रह की रक्षा करने लगी। शिवम ब्लड डेमन क्लैन के क्षेत्र की ओर बढ़ा और अंततः ब्लड स्टार नामक अत्यंत समृद्ध ग्रह पर पहुंचा जो पुनर्तः ब्लड डेमन क्लैन के नियंत्रण में था और उदय के वंशज यहीं रहते थे। शिवम ने वहां के सबसे बड़े स्टोर में प्रवेश किया जहां हर कर्मचारी भी डिवाइन मोनार्क रेल्म का था। एक युवा स्त्री रक्तलाल वस्त्र पहने आगे आई और पूछा कि उसे किस प्रकार सहायता चाहिए। शिवम ने कहा कि वह एक समाचार बेचने आया है। पहले तो वह स्त्री चकित रह गई क्योंकि लोग सामान खरीदने या बेचने आते हैं, समाचार बेचने बहुत कम आते हैं। उसने कहा कि उनका स्टोर समाचार नहीं खरीदता। तब शिवम ने मुस्कुराकर कहा कि उसके समाचार में उदय अवश्य रुचि लेगा। शिवम मुस्कुराया और युवा स्त्री कर्मचारी के पास झुककर बहुत धीरे से बोला कि यह समाचार ब्लड गॉड फ्रूट के बारे में है और क्या वे लोग इसे खरीद सकते हैं। ये सुनते ही उस स्त्री के शरीर में हल्की झंझनाहट दौड़ गई और उसकी आंखों में चमक उभर आई। चूंकि वह भी ब्लड कल्टिवेशन पर आधारित तकनीकों का अभ्यास करती थी, इसलिए वह भलीभांति समझती थी कि ब्लड गॉड फ्रूट उन लोगों के लिए कितना बहुमूल्य होता है जो इस मार्ग पर चलते हैं। ये फल इतना दुर्लभ होता है कि धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही उसे ये भी मालूम था कि उनके उच्चतम प्रमुख उदय और उसकी ब्लड डेमन गॉड बॉडी कल्टिवेशन के लिए ये फल किसी दिव्य वरदान से कम नहीं है। यदि उदय को इस फल की खबर मिल जाए तो वह किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा और यदि वह स्वयं ये समाचार पहुंचाती है तो निश्चित ही उसे भारी पुरस्कार मिलेगा और उसके पद और भविष्य में भारी वृद्धि होगी। ये सोचते ही उसका शरीर उत्तेजना से कांप उठा। उस स्त्री ने सम्मानपूर्वक कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है और उसे इस विषय में उच्च अधिकारियों से पूछना होगा। शिवम ने सहज भाव से कहा कि वह निश्चिंत होकर जा सकती है। वह तेजी से वहां से गई और थोड़ी ही देर में लौटकर 2 व्यक्तियों को साथ लाई, एक सफेद बालों वाला दुबला पतला वृद्ध और दूसरा हल्का मोटा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष। स्त्री ने परिचय कराते हुए बताया कि ये दोनों डैनिश और महेश हैं और इसी स्टोर के प्रबंधक हैं। वृद्ध डेनिश ने अत्यंत धीमी और सतर्क ध्वनि में शिवम को गोपनीय संदेश भेजा कि क्या उसके पास वास्तव में ब्लड गॉड फ्रूट के बारे में कोई जानकारी है। उसके स्वर में छिपी उत्तेजना स्पष्ट थी क्योंकि यह विषय अत्यंत संवेदनशील था और यदि बात फैलती तो बड़ी हलचल पैदा हो सकती थी। शिवम ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्होंने उसे अंदर चलकर विस्तार से बात करने का संकेत दिया और कुछ ही देर में तीनों एक अलग कमरे में बैठ चुके थे। महेश ने मुस्कुराते हुए शिवम से उसका नाम पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसका नाम शुभम है। दोनों प्रबंधकों के चेहरे गंभीर हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या वह सचमुच ब्लड गॉड फ्रूट के बारे में जानकारी रखता है। शिवम ने बिना झिझक कहा कि यह पूर्ण सत्य है और वह लाइफ ओरिजिन की शपथ लेकर भी यह सिद्ध कर सकता है।
उसने तुरंत जीवन स्रोत की शपथ ली, जिससे दोनों प्रबंधकों की आंखों में लालसा और विश्वास की चमक और गहरी हो गई। अब इस विषय में कोई संदेह नहीं रहा कि उसके पास वास्तविक और अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार है। महेश ने कहा कि चूंकि वह ये समाचार बेचना चाहता है, इसलिए उसे मूल्य निर्धारित करना चाहिए। शिवम ने स्पष्ट किया कि उसे न तो खजाना चाहिए और न ही डिवाइन क्रिस्टल्स, वह केवल सीक्रेट टेक्निक्स चाहता है। यही इस सौदे का वास्तविक उद्देश्य था। स्थानीय लोगों को जानकारी मिलनी ही थी, लेकिन क्यों न इसका अधिकतम लाभ उठाया जाए। दोनों प्रबंधक पहले तो दंग रह गए, क्योंकि सीक्रेट टेक्निक्स के बदले सौदे करना दुर्लभ था। डेनिश ने पूछा कि वह क्या चाहता है। तब शिवम ने एक जेड रून निकालकर कहा कि इसमें 550 सीक्रेट टेक्निक्स के नाम दर्ज हैं और वह उन सभी को छोड़कर अन्य किसी भी शैली की 150 सीक्रेट टेक्निक्स चाहता है। ये 550 तकनीकें उसके पास पहले से थीं और वह उनसे भिन्न नई तकनीकें चाहता था। डेनिश और महेश स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अकेले शिवम को इतनी अधिक सीक्रेट टेक्निक्स की आवश्यकता क्यों है, लेकिन यह उसका निजी रहस्य था और वे प्रश्न नहीं कर सकते थे। उन्होंने जेड रून का निरीक्षण किया और शीघ्र ही उनके चेहरे पर कठिनाई का भाव उभर आया। उन्होंने बताया कि इतनी अधिक और इतनी विविध सीक्रेट टेक्निक्स जुटाना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि अधिकतर तकनीकें शिवम के पास पहले से उपलब्ध सूची से मिलती जुलती होंगी। शिवम ने पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा। दोनों ने विचार कर उत्तर दिया कि लगभग 3 महीने। शिवम ने सहमति जताई और कहा कि वह 3 महीने बाद लौटकर सौदा पूरा करेगा। वह उठकर रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ता है और वहां से प्रस्थान कर जाता है। उसके जाने के बाद दोनों प्रबंधक एक दूसरे को देखते हैं। डेनिश की आंखों में दुष्ट चमक उभरती है और वह कहता है कि इस व्यक्ति को मारकर उसकी जानकारी छीन लेनी चाहिए, ताकि उन्हें 150 सीक्रेट टेक्निक्स जुटाने की आवश्यकता ही न पड़े और ब्लड गॉड फ्रूट का रहस्य भी उनके हाथ लग जाए। लेकिन महेश, जिसकी आंखों में चतुराई की चमक थी, तुरंत इसका विरोध करता है। वह कहता है कि जो व्यक्ति अकेला आकर इतनी भारी जानकारी दे सकता है, उसके पीछे अवश्य कोई छिपी तैयारी या बैकअप योजना होगी। यदि वे उसे मार भी दें तो उसके साथियों को संदेह होना तय है, और यदि यह बात फैल गई तो उनके स्टोर और पूरे ब्लड डेमन क्लैन की प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुंचेगा और भविष्य में कोई भी उनसे व्यापार नहीं करेगा। यह व्यापारिक दृष्टि से हानि का सौदा है। डेनिश को ये बात समझ आती है और दोनों निर्णय लेते हैं कि वे किसी भी प्रकार आवश्यक सीक्रेट टेक्निक्स जुटाएंगे और सौदा पूर्ण करेंगे। इधर शिवम को इस छिपी बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। वह ब्लड स्टार से बहुत दूर निकल चुका था और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशाओं में अपनी उपस्थिति बदलता हुआ अंततः एक सुनसान ग्रह पर पहुंचा। उसने रूपाली को संदेश भेजा कि वह कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करे और स्वयं 3 महीनों का समय साधना में लगाकर अपनी ताकत और सीक्रेट टेक्निक्स को बढ़ाने का निर्णय किया। वह बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक का अभ्यास करने लगा। 3000 प्राचीन सीक्रेट टेक्निक्स में से ये भी एक थी और अत्यंत कठिन थी। बड़ी मेहनत और कई सप्ताहों तक अभ्यास के बाद भी उसे कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली। समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना और अंततः 3 महीने पूरे हो गए। इन 3 महीनों में उसे इस तकनीक का बहुत हल्का सा मार्ग मिला था, पर अभी भी यह प्रारंभिक स्तर से बहुत दूर था। एक दिन उसने एक विशाल काले आयन स्टोन पर प्रहार किया और जहां पहले वह चट्टान शायद ही टूटती, अब वह उसकी तकनीक के प्रभाव से समान आकार के पत्थरों में बिखर गई। फिर भी यह वास्तविक मास्टरी का संकेत नहीं था, क्योंकि मास्टरी में ये पत्थर राख बन जाना चाहिए था। फिर भी यह उसकी शक्ति में स्पष्ट वृद्धि का संकेत था और आगामी सेक्टरश में ये सहायक सिद्ध होगा। 3 महीनों में शिवम ने बस थोड़ा सा द्वार छुआ था और वह इससे अधिक संतुष्ट नहीं था। अगर 9 सिल्कवर्म मास्टर को उसके इस विचार के बारे में पता चलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता। 9 सिल्कवर्म स्वयं को आसमान का प्रतिभाशाली समझते थे, फिर भी उन्हें इस महान फ्रैगमेंटेशन टेक्निक की शुरुआत तक पहुंचने में हजारों साल लग गए थे। तुलना में शिवम ने 3 महीनों में जितना सीखा था वह उनके 1000 वर्षों से भी कहीं अधिक था। इस समय शिवम ने अपनी साधना समाप्त की, ब्लड स्टार पर लौटा और फिर से डेनिश और महेश से मिला। म्यू शेफर्ड सन, वो 150 प्रकार जो तुमने मांगे थे सब यहाँ हैं। अब ब्लड गॉड फ्रूट की जानकारी तुम बताओगे या नहीं? महेश के हाथ में एक जड़े सिंबल प्रकट हुआ और उसके इशारे पर वह शिवम की ओर उड़ गया। शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया और अपनी चेतना से देखा। वास्तव में उस जेड सिंबल में 150 सीक्रेट टेक्निक्स दर्ज थीं, जिनमें से कोई भी उसने पहले अभ्यास नहीं की थी। शिवम के चेहरे पर संतुष्टि की चमक आई। उसने ब्लड गॉड फ्रूट ट्री का नक्शा निकाला और महेश को दे दिया। ये जेड चाम ही ब्लड गॉड फ्रूट तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। महेश और डेनिश ने जड़े सिंबल खोला और देखने लगे।
पैनक, दोनों के चेहरे बदल गए। वे जानते थे कि पैनक रूइंस में सम्राट और उससे ऊपर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते वरना फॉर्मेशन का हमला हो जाता है। हाँ, मुझे पैनिक रूइंस में ये स्थान संयोग से मिला था। ब्लड गॉड फ्रूट मेरे लिए अधिक उपयोगी नहीं है और मैं उसे तोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसका पता रिकॉर्ड कर लिया ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके, शिवम ने कहा। महेश हंसा। अच्छा व्यापार करना तुम्हें आता है। वे उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे। असल में ब्लड गॉड फ्रूट रक्त साधना करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन दूसरों के लिए इसका मूल्य कम है और इसे तोड़ते ही इसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए पते को बेच देना ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, सौदा पूरा हुआ, अब जाओ। शिवम ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और वहां से चला गया। मिसचेंजिंग से निकलने के बाद उसने कई स्थान बदले और अंत में पैनिक रूइंस की ओर लौट गया। शिवम के जाने के बाद दोनों मर्चेंट आपस में चर्चा करने लगे। देरी नहीं करनी चाहिए, ब्लड गॉड फ्रूट की खबर तुरंत मास्टर उदय को देनी होगी। ओल्ड ल्यू, तुम यहाँ रहो, मैं नक्शा देकर आता हूँ। महेश की आंखों में छल की चमक झलकी। जिसने पहले खबर पहुंचाई वही मास्टर उदय की कृपा पाएगा और उससे बड़ा लाभ मिलेगा। डेनिश कुछ सोच में पड़ा। महेश ने कहा, चिंता मत करो श्रेय हम दोनों का होगा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। डेनिश ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम नक्शा भेज दो। महेश खुश होकर निकल गया। उसके जाते ही डेनिश ने ठंडी हंसी भरी। मास्टर उदय को खबर देकर क्या ही मिलेगा, इससे अच्छा है मैं ये सूचना बेच दूं, बहुत से लोग इसे खरीदना चाहेंगे। उसकी आंखों में लालच चमका और उसने फैंटम जेड निकालकर कई संदेश भेज दिए। शिवम पैनिक रूइंस में वापस आया और रूपाली से मिलकर इंतजार करने लगा। दोनों एक अंधेरी जगह पर छिपकर शांत रूप से मौके का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दूर से 9 आकृतियां तेजी से उड़ती हुई आईं और पैनिक रूइंस के बाहर रुक गईं। सबसे आगे एक युवती थी और उसके पीछे 8 लोग, कुछ मध्य आयु के और कुछ बुजुर्ग। ये सभी क्वाजी एम्परर स्तर के साधक थे, नॉट ब्लडी, रूपाली ने धीरे से कहा और शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। ब्लड क्लैन के आने की बजाय कोई और लोग आ गए थे, परंतु उनके वस्त्र देखकर लगता था कि ये भी ब्लड डेमन क्लैन के ही थे। शायद ये लोग भी खतरा उठाकर खजाना खोजने आए थे। तभी दूसरी दिशा से एक और समूह आया। उनके शरीर रक्त ऊर्जा से घिरे हुए थे और रक्त से बनी परछाइयां उनके पीछे दिखाई दे रही थीं। हर समूह का नेतृत्व युवा पुरुष और स्त्रियां कर रहे थे और उनके अनुयायी सभी एम्परर स्तर के थे। कई समूहों की नजरें आपस में टकराईं और ठंडी हत्या की भावना हवा में फैल गई। एक युवती ने एक युवक को घूर कर कहा, ब्लड गार्डियन, तुम भी ब्लड गॉड फ्रूट की वजह से आए हो। युवक ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम भी उसी वजह से आए हो। वह बूढ़ा स्पष्ट रूप से बोला था कि वह खबर सिर्फ मुझे बेचेगा। अभागा, उसने मेरी साथ झूठ बोला। बाकी लोग भी चिल्ला उठे, उस बूढ़े ने कहा था सिर्फ मुझे बेची है। उनके चेहरे गुस्से से भर गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे धोखा हुआ है, खबर कई लोगों को बेची गई है। दूर खड़े शिवम और रूपाली स्तब्ध रह गए। ब्लड गॉड फ्रूट की खबर लीक हो चुकी थी। ब्लड क्लैन तो आया ही नहीं बल्कि दर्जनों अन्य समूह पहुंच गए थे। उदय के अधीनस्थ गद्दार हैं, दोनों ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला। उनकी योजना बेहतरीन थी पर बदलते हालातों ने सब उलट दिया। गद्दारों ने खबर कई लोगों को बेच डाली थी। शिवम ने मन ही मन सोचा कि यह काम निश्चित रूप से वही 2 मर्चेंट का है। रूपाली ने संदेश भेजा, हमें तुरंत ब्लड गॉड फ्रूट ट्री पर लौटना होगा। ब्लड लाइट प्रकट होने से पहले हम किसी को फल लेने नहीं देंगे। ठीक है। दोनों चुपचाप लौटकर उस ग्रह के पास जा छिपे जहां ब्लड गॉड फ्रूट ट्री था। उनके छिपने के कुछ देर बाद ही दूर से रक्त ऊर्जा का विशाल झुंड आया, संख्या 100 से भी अधिक थी। शिवम और रूपाली निरुत्तर रह गए। इन गद्दारों ने आखिर कितने लोगों को ये खबर बेची थी। जल्द ही सैकड़ों साधक ब्लड गॉड फ्रूट ट्री वाले क्षेत्र में पहुंच गए। उनकी आंखें लालच से चमक उठीं और कुछ लोग तो तेज सांसें लेने लगे। सच में ब्लड स्पिरिट फ्रूट, हाँ सच में ब्लड स्पिरिट फ्रूट। भीड़ में किसी ने पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया। अचानक कॉल आउट रक्त प्रकाश चमका और किसी ने सीधे बगल वाले समूह पर हमला कर दिया। लेकिन वो समूह पहले से तैयार था, उन्होंने तुरंत पलटवार कर दिया। ब्लड गॉड फ्रूट मेरा है, मर जाओ, मरना तो तुम्हें है, मारो। कुछ ही क्षणों में दृश्य पूरी तरह अराजक हो गया। कई समूह एक दूसरे से भयंकर रूप से भिड़ गए।
वे युवा पुरुष और महिलाएं ब्लड डेमन क्लैन के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। उनकी शक्ति अत्यंत भयावह थी और वे एक दूसरे को रोकने में सक्षम थे। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग गिरकर मर चुके थे और बाकी लोग और भी हिंसक हो गए थे। इसी समय दूर से एक और रक्तकिरण तेजी से आई। रक्त प्रकाश एकत्र हुआ और भीतर खड़े लोगों की आकृति दिखाई दी। सबसे आगे एक युवा पुरुष था जिसने रक्त रंग की टाइट रोब पहन रखी थी और हाथ में खूनी पेपर फैन था। वह आसमान में खड़ा होकर नीचे लड़ते हुए लोगों को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। नीचे लड़ रहे लोगों ने भी उसे देख लिया। ये तो बॉनी है। वह भी आ गया। सबकी आंखें बदल गईं। भय, तनाव और बेचैनी एक साथ दिखाई देने लगी। बॉनी ब्लड डेमन क्लैन का अत्यंत भयानक जीनियस था। हालांकि वो अभी क्वासी एम्परर था, लेकिन वह गॉड एम्परर को भी मार सकता था। पूरा ब्रह्मांड उसके नाम से परिचित था। जो लोग लड़ रहे थे वे भी लड़ाई रोककर सावधानी से उसकी ओर देखने लगे। ब्लड गॉड फ्रूट मेरा है, तुम सब हट जाओ। बॉनी ने फैन घुमाते हुए हल्का सा इशारा किया, मानो सेवकों को आदेश दे रहा हो। उन लोगों के चेहरे तिरछे हो गए। एक युवती बोली, बॉनी, ब्लड गॉड फ्रूट को अकेले निगलना चाह रहे हो? तुम्हारी भूख बहुत बढ़ गई है। एक दूसरा युवक बोला, हम तुमसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। बॉनी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा ना, ब्लड गॉड फ्रूट मुझे चाहिए। अगर हट सकते हो तो हट जाओ, नहीं तो यहीं दफन हो जाओगे। लोगों में गुस्सा उबल पड़ा। बॉनी, इतना दबंग मत बनो, हम सब मिलकर भी तुम्हें हरा सकते हैं। हाँ, पहले बॉनी को हराएंगे, फिर ब्लड गॉड फ्रूट के लिए लड़ेंगे। अभी तक जो लोग एक दूसरे को मार रहे थे अब एक सामान्य दुश्मन के सामने एकजुट हो गए। बॉनी की आंखों में क्रूरता गहरी हो गई। अच्छा, मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें मौत देता हूं। उसके शरीर से घना रक्त प्रकाश उठा। पेपर फैन घूमते हुए एक रक्त तलवार में बदल गया। कॉल आउट वो बिजली की गति से आगे बढ़ा, एक रक्तछाया बनकर। साथ में हमला करो, किसी ने चिल्लाया। दर्जनों क्वासी एम्परर्स ने एक साथ हमला किया। उनकी संयुक्त शक्ति इतनी भयावह थी कि हवा में शून्य फटने लगा। लेकिन बॉनी की गति अत्यधिक थी। वह झरशूम में एक के बाद एक हमलों से बचता हुआ उनके करीब पहुंच गया। अचानक एक रक्त तलवार की चमक आसमान चीर गई। पुफ पुफ पुफ। पलक झपकते ही 12 क्वासी एम्परर वहीं काट डाले गए, बिना चीखे, बिना दर्द का समय पाए। गिरते ही उनकी देह सूख कर शव बन गई। फिर उसने अगले ही क्षण और 12 को मार गिराया। बाकी शेष लोग डर से पीछे हटते चले गए। लेकिन अब बॉनी की नज़र युवा जीनियस पर थी। वे 5 थे। पांचों ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। डंग बूम, टकराव की आवाजें गूंज उठीं। अगले ही पल पांचों युवा पीछे फेंके गए। उनके मुंह से रक्त बह निकला। भीड़ स्तब्ध रह गई। यकीन करना मुश्किल था, इतने प्रतिभाशाली 5 युवा भी बॉनी के सामने कमजोर पड़ गए। बॉनी ने ठंडे स्वर में कहा, सबसे ज्यादा शोर तो तुम करते हो, चलो तुम्हें ही पहले भेजता हूं। वह तलवार प्रकाश बनकर एक युवक पर टूट पड़ा। युवक डरकर चीख उठा, कोई मेरी मदद करो। लेकिन बाकी 4 उसकी मदद करने की बजाय भाग खड़े हुए। उन्हें ब्लड गॉड फ्रूट से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। युवक चिल्लाया, हम एक ही ब्लड डेमन क्लैन के हैं, मुझे मत मारो। लेकिन बॉनी ने उसे बिल्कुल अनदेखा किया। कुछ ही सांसों में उसने उस युवक को काटकर मार डाला। उसका शरीर सूखकर बिल्कुल शव जैसा बन गया। बॉनी के शरीर पर लाल शक्ति चमक उठी। उसकी शक्ति और बढ़ गई। हा, अब ब्लड गॉड फ्रूट मेरा है, इससे मैं गॉड एम्परर रेल्म में कदम रख सकता हूं। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। क्वासी एम्परर से डिवाइन एम्परर बनना पूरी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कदम था। सैकड़ों सालों की जद्दोजहद। बॉनी तेजी से ब्लड गॉड फ्रूट की ओर बढ़ा। शिवम ने धीरे से कहा, लगता है अब हमें ही कार्य करना होगा। ब्लड मिंग अभी तक नहीं पहुंचा था। ब्लड गॉड फ्रूट को बॉनी के हाथों जाना असंभव था। रूपाली ने पूछा, तुम चलोगे या मैं चलूं? शिवम बोला, उदय अभी आया नहीं है, मैं चलता हूं, उसके आने पर तुम जाना। जब शिवम आगे बढ़ने ही वाला था, उसकी नजर अचानक दूसरी दिशा में गई। वहां से एक और रक्त प्रकाश तेजी से आ रहा था। प्रकाश फटा और एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वो अत्यंत मोहक थी, रक्त रंग की फीनिक्स रोब पहने, बेहद मनमोहक और शांत। वो मुस्कुराई और बोली, ब्लड गॉड फ्रूट तुम्हें नहीं मिल सकता। उसकी आवाज मधुर, मोहक और आत्मविश्वासी थी। ब्लड सौरो ने तिरछी हंसी हंसकर उस स्त्री को ऊपर नीचे देखा और बोला, सुनो सुंदरी, दिखने में तो ठीक हो, इसलिए तुम्हें नहीं मारूंगा,
अब हट जाओ यहाँ से। युवती ने ठंडी आवाज में कहा, बेशर्म, क्या सच में सोचती हो कि तुम मेरे मुकाबले के हो? वो अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी थी। अगले ही पल उसका स्वरूप तेजी से बदलने लगा और वह एक विशाल ब्लड फीनिक्स बन गई। यह उसका वास्तविक रूप था, ब्लड फीनिक्स। वह ब्लड डेमन क्लैन की सदस्य नहीं थी। शिवम और रूपाली दोनों स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि बाहरी महान कबीले के विशेषज्ञ भी ब्लड गॉड फ्रूट के कारण आकर्षित हो आए थे। ब्लड फीनिक्स, बॉनी का चेहरा भी बदल गया। फीनिक्स क्लैन एंशिएंट यूनिवर्स का एक अत्यंत भयानक जाति समूह। किंवदंती है कि अनगिनत वर्षों पहले वे कॉप्स क्लैन के समान स्तर पर थे। हालांकि बाद में पतन हुआ, परंतु वे आज भी एंशिएंट वंश लिस्ट में 19वें स्थान पर हैं। अत्यंत भयानक अस्तित्व। ब्लड फीनिक्स ने ठंडी आवाज में कहा, अब बताओ, तुम जाओगे या मैं जाऊं? बॉनी ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ अगर तुम ब्लड फीनिक्स हो? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? ब्लड गॉड फ्रूट का महत्व उसके लिए बहुत बड़ा था। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता? चाहे सामने ब्लड फीनिक्स ही क्यों न हो, आत्मविश्वास से भरा वह पीछे नहीं हटने वाला था। ब्लड फीनिक्स ने ठंडी सांस छोड़ी, जिद दी। उसने पंख फड़फड़ाए। पूरे शरीर से रक्तरंगी आग उठने लगी, मानो रक्त से बना दहकता हुआ अग्निकुंड। भयावह तापमान आकाश में फैल गया। बूम पंखों की हलचल के साथ एक भयंकर शक्ति फूटी, शून्य फटने लगा और फिर रक्त ज्वाला का एक विशाल तूफान बॉनी की ओर टूट पड़ा। ब्लड फीनिक्स के इस हमले को वह हल्के में नहीं ले सकता था। वो जोर से गरजा, रक्त ऊर्जा उफान पर आ गई। हवा में तलवारों की आवाज गूंज गई। एक विशाल ब्लड स्वॉर्ड लाइट उठी और शून्य को 2 भागों में काट दिया। बूम, तलवार, प्रकाश और रक्त ज्वाला भयंकर टकराए। चारों ओर प्रचंड धमाके गूंजने लगे। उसी क्षण बॉनी की तलवार चमकी और दिशा बदलकर सीधे ब्लड फीनिक्स पर वार कर दी। गति भयावह थी, बिजली से भी तेज, लेकिन ब्लड फीनिक्स की गति उससे भी अधिक अद्भुत थी। वह प्रकाश की तरह गायब हुई और अगले ही पल बॉनी के ठीक सामने प्रकट होकर अपने पंखों से तलवार जैसे वार करने लगी। धड़ाम, दोनों फिर टकराए। बॉनी का शरीर पीछे फेंका गया। दूसरी भिड़ंत में ही वह असंतुलित हो गया। ब्लड फीनिक्स ने हमला और तेज कर दिया। 10 से भी अधिक प्रहारों में स्पष्ट था, बॉनी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। धड़ाम, अंत में ब्लड फीनिक्स के पंख की एक मार से बॉनी लगभग फट पड़ा। वो बुरी तरह घायल होकर पीछे गिरने लगा। मुझे याद रखना, मैं जा रहा हूं। बॉनी डरकर पीछे मुड़ा और अपने लोगों के साथ भाग निकला। उसके भागते ही ब्लड फीनिक्स अकेली रह गई। उसकी निगाहें सीधे ब्लड गॉड फ्रूट पर टिक गईं। ब्लड गॉड फ्रूट, वो सीधे उड़कर गई और फल को निगलने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक युवक प्रकट हुआ। वह युवक और कोई नहीं, शिवम था। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, ब्लड गॉड फ्रूट तुम नहीं ले सकती, इसे यहीं छोड़ दो। ब्लड फीनिक्स ने तिरस्कार से कहा, मुझे रोकना है, पहले ये दिखाओ कि तुम में दम कितना है। वो गर्जी। उसके पंखों से 2 रक्तरंगी प्रकाश तलवारें निकली और शिवम पर टूट पड़ी। बूम, शिवम ने मुट्ठी घुमाई, विध्वंसकारी शक्ति से भरी। दोनों रक्त ज्योतियां वहीं फटकर खत्म हो गईं। ब्लड फीनिक्स की आंखें सिकुड़ गईं। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका वो वार कितना शक्तिशाली था, लेकिन शिवम ने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया, और वह केवल डिवाइन मोनार्क था। मैं नहीं मानती एक देवस्तर का व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है। वो उग्र हो गई और तूफान की तरह पंखों से लगातार वार करने लगी। शिवम भी मुठियां घुमाकर उसके हर वार से टकराया। कुछ ही टकरावों में ब्लड फीनिक्स पीछे की ओर उछल गई। उसके पंखों की हड्डियां तक चटकने लगी। घिनौना मनुष्य, वो क्रोधित हुई। फिर उसने अपनी पूंछ से 8 रक्तरंगी फीनिक्स फेदर्स छोड़े, जो 8 तलवारों की तरह शिवम की ओर दौड़े। लेकिन अब शिवम डिवाइन मोनार्क के 8वें स्तर पर था। उसकी शक्ति अद्भुत थी। एक ही मूके ने तूफानी लहरों की तरह उन 8 हमलों को मिट्टी में मिला दिया। अगले ही पल शिवम ब्लड फीनिक्स की पीठ पर जा गिरा। मुझे नीचे उतारो, उतर जाओ। ब्लड फीनिक्स पागलों की तरह तड़पने लगी। वो शर्म से जल उठी। एक फीनिक्स के लिए यह असहनीय था। उसने पूरे शरीर में आग जलाई, शिवम को जलाने की कोशिश की, लेकिन शिवम एक इंस्क्रिप्शन बॉडी था। फीनिक्स फ्लेम उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकी। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पंखों से हमला करना पसंद है, तो मैं तुम्हारे पंख ही निकाल लेता हूं। वो झुककर उसके पीठ से एक फीनिक्स फेदर खींचकर निकाल लेता है। ब्लड फीनिक्स चीख पड़ी।
तुम नीच इंसान, शिवम ने हंसते हुए कहा। फीनिक्स फेदर बहुत कीमती होती है, संग्रह के लायक है, अगला निकालते हैं। वो दूसरा पंख भी खींच लेता है। रोक दो, बस करो। वो दर्द और अपमान दोनों से पागल हो उठी, लेकिन शिवम रुकने वाला नहीं था। वो तीसरा पंख खींचने ही वाला था कि ब्लड फीनिक्स चिल्लाई, रुको, मैं जा रही हूँ, ब्लड गॉड फ्रूट नहीं लूंगी, मुझे जाने दो। चिल्लाते ही वो तेजी से दूर उड़ गई, कुछ दूर जाकर रुकी और चीख कर बोली, लड़के, मैं तुम्हें याद रखूंगी। फिर वो गायब हो गई। शिवम मुस्कराकर वापस रूपाली के पास लौट आया। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। बैक टू बैक 2 एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। हो सकता मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्ट्रियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड 2 एपिसोड, फ्री में 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है, तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।